स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो वेक्टर में ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये छठी क्लास है, 6th क्लास है। तो अब हम आगे की पढ़ाई करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, इसमें हम क्या है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। जैसे ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, इसको हम लोगों ने ऐड किया। सपोज़ ये आर वेक्टर से इसको दिखाया था, आर इज इक्वल टू हमने दिखाया था ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि दो वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर के फॉर्म में दिखाया। वो रिजोल्यूशन में क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है। एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर के फॉर्म में उसको डिज़ोल्व करते हैं, स्प्लिट करते हैं। जैसे आर को ए और बी के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ये फिगर मैंने एडिशन का समझाया था, इसको आप रिजोल्यूशन नहीं समझेंगे। तो आप रिजोल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस of splitting a single vector into two or more vectors in different directions in a plane such that their sum gives back the original vector is called resolution of a vector। इसको नोट कर लेंगे आप। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में, टू या मोर देन टू वेक्टर्स में, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में हो किसी प्लेन में, इस तरह से कि फिर उसका सम जो है वो ओरिजिनल वेक्टर को दे। जैसे आर को हम ए और वी के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि फिर ए और बी मिलाकर फिर आर हो जाए, ए प्लस बी का एडिशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी आर को दो वेक्टर ए प्लस बी के फॉर्म में हमने लिखा, ए और बी में स्प्लिट किया, ऐसे स्प्लिट किया कि इनका एडिशन मिलाकर फिर से आर हो जाए। तो इस तरह से एक वेक्टर को जो दो वेक्टर के फॉर्म में हमने स्प्लिट किया, दो से अधिक भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो दो या दो से अधिक में स्प्लिट करते हैं, तो उसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि एक वेक्टर है जो कि आर है। ठीक है, एक वेक्टर है आर। अब इसको हम दो वेक्टर में कंपोनेंट इसका तोड़ते हैं। सपोज़ इसका एक वेक्टर ये ले लिया, ठीक है,
और एक दूसरा वेक्टर सपोज ये लिया, यहीं तक है। तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। आर को हमने ए और बी के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए ये बी है, तो पैरेललोग्राम लॉ से ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसलिए ए प्लस बी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आप देखिए ए और बी के फॉर्म में हमने स्प्लिट कर दिया, लेकिन इन दोनों का एडिशन फिर से जो है आर को दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, और हम लोगों ने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ से ये बी है तो ये भी बी हो गया, और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है। तो आर को हम लोगों ने दो वेक्टर में स्प्लिट कर दिया, ए एंड बी, इसी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी आर को दो वेक्टर के में रिजॉल्व कर दिया, ए और बी में, ठीक है। अब जिसमें रिजॉल्व किया ए एंड बी में हम लोगों ने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, तो ए एंड बी क्या कहलाएगा, आर का कंपोनेंट कहलाएगा। ए एंड बी क्या हो जाएगा, आर का कंपोनेंट कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको, द वेक्टर इनटू विच द गिवन वेक्टर R is resolved or splitted are called the vector component ऑफ आर। तो ये ए एंड बी क्या कहलाएगा, एक आर का वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा, यानी आर को जिन दो वेक्टर में हम लोग रिजॉल्व करते हैं वो आर का वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा। तो यही हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। तो जिस तरह से हम कई वेक्टर्स को ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई कितने भी वेक्टर को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, जैसा कि पॉलीगन लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर ऐसे डी कर दिया था, फिर ऐसे ई कर दिया था, और फाइनली जो है ये क्लोजिंग वाला जो होता है वो आर कहलाता है। तो हम लोग ने पॉलीगन लॉ में क्या पढ़ा था, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो हम लोग एक ही नहीं, एक कई वेक्टर्स को जोड़कर एक वेक्टर बना सकते हैं। उसी तरह से जब रिजोल्यूशन भी होगा तो ज़रूरी नहीं है कि दो वेक्टर, दो से ज़्यादा, 3 4 5 6 कितना भी वेक्टर में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी वेक्टर्स में हम रिजॉल्व करेंगे वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, उस वेक्टर को उस गिवन वेक्टर यानी आर के वेक्टर कंपोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक से अधिक वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर्स को जोड़कर एक वेक्टर बन सकता है, उसी तरह से एक वेक्टर का भी दो या दो से अधिक वेक्टर कंपोनेंट हो सकता है। तो ये जो हम जो भी कर रहे थे ये किस में कर रहे थे, एक प्लेन में कर रहे थे। प्लेन का मतलब ये 2 डायमेंशनल, जैसे ये कॉपी एक प्लेन है, इसमें क्या है, एक ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, बस 2 ही डायमेंशन है। तो हम लोगों ने अभी जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया, ये क्या किया, हम लोगों ने 2 डायमेंशनल स्पेस में किया, प्लेन में किया, ठीक है। अब हम लोग ये जो वेक्टर कंपोनेंट है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रूप में दिखलाएंगे। किस रूप में दिखलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर components of a vector in a plane। आप लिखिए, when a vector
in a plane is resolved. When a vector in a plane is resolved, रिजॉल्व करने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट करना या रिजॉल्व करना, दैट इज स्प्लिटेड, रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, at right angles to each other, the components vectors are called rectangular components ऑफ द वेक्टर। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो उनमें ऐसा नहीं बोला कि वो किसी खास एंगल, किसी भी एंगल के दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही जब हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं और वो दोनों कंपोनेंट अगर राइट एंगल पे हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पर दोनों वेक्टर हों जिसमें उनका कंपोनेंट को ब्रेक किया है, तो इस तरह का जो कंपोनेंट होगा उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी दो वेक्टर जिसमें स्प्लिट किया उस दिए हुए वेक्टर को, गिवन वेक्टर को, वो दोनों वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक वेक्टर है ए, ठीक है। अब इस वेक्टर को अगर हम दो वेक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे या रिजॉल्व करेंगे और दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो उसको कहेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब इस ए का एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं, सपोज ये एक्स, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। और एक कंपोनेंट इसका ले लेते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसको बोलते हैं ए वाई, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों वेक्टर जो हैं कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा, ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए होगा, जहाँ पे ए एक्स और ए वाई क्या है, 90 डिग्री पे है। तो इस तरह का जो कंपोनेंट हुआ, 90 डिग्री पे दो कंपोनेंट हमने बनाए, ए एक्स एंड ए वाई, तो ऐसे कंपोनेंट को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। यानी कि ए एक्स एंड ए वाई जो है ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी दिखला सकते हैं। हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, आई कैप से करते हैं। और जे वेक्टर के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप से करते हैं। तो सपोज ये जो वेक्टर पहले ए एक्स था, ये ए वाई था, और ये हमारा ए था। तो इस ए एक्स, इसका कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स है, और इसका डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी आई कैप है। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए एक्स आई कैप भी कह सकते हैं। उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड ए वाई था और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस है, यानी जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये इससे क्या लिख सकते हैं, ये जो पहले वाला जो फिगर है, फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकंड फिगर हो गया। तो फर्स्ट फिगर से क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है,
ए जो है उसको हम लोगों ने दो वेक्टर में रिजॉल्व कर दिया है, ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, हेयर ए वेक्टर is resolved into two rectangular components ax and ay along x axis and y एक्सिस। तो ए एक्स और ए वाई में हम लोगों ने रिजॉल्व किया ए को, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री पे है। इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट कैसे कंपोनेंट हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो वही हमने लिखा कि हेयर ए इज रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई में हम लोग ए को रिजॉल्व करते हैं। ए एक्स है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ए वाई है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरह के कंपोनेंट को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर, इस सेकंड फिगर में आप देखिए, अगर इसको एक ट्रायंगल मान लेते हैं, जैसे ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो इन ट्रायंगल फिर से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इधर। ये एक्स आई कैप हो गया, ये ए वाई जे कैप हो गया। ठीक है, इसको मान लिया ओ है, ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, सपोज ये थीटा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस इसका क्या है, ए एक्स है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग। और हाइपोटेनियस यानी इसका लेंथ क्या है, ए के बराबर है। ए पे एरो दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ए लिखेंगे तो इस ए वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो ए एक्स बाई ए लिखेंगे। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गया, ए एक्स हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ से हमको क्या निकल गया, ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, हाइपोटेनियस क्या है, ए है। तो ए वाई का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से, ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और ए वाई को क्या कहेंगे, एक्स हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और ए वाई हो गया वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हेयर ए एक्स एंड ए वाई आर and ay are x components and y components of vector a। अब a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो a का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ क्या लिखे थे, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस ए वाई क्या लिखे थे, ए साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर।
तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1, यानी ए स्क्वायर ही हुआ, इसको लिख सकते हैं ए। ठीक है, यहाँ से दिख गया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ ए लेते हैं। डायरेक्शन को हम कैसे, टैन थीटा से डिनोट करते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, और बेस क्या है, ए एक्स है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर को ए एक्स आई कैप, और ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए वाई जे कैप। ए वाई का मैग्नीट्यूड ए वाई हो गया, और डायरेक्शन क्या हो रहा है, जे कैप दिखा रहा है वाई के डायरेक्शन में, उसी तरह एक्स के डायरेक्शन में आई कैप हो जा रहा है। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर आपको क्या बताया, दो कंपोनेंट जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं उसी को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो हम लोग वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर एडिशन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे दिखलाएंगे ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सपोज़ कीजिए कि एक एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी में एक वेक्टर मान लीजिए कि ये ए है, क्या है, ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, और एक दूसरा वेक्टर क्या है, वी है। ये दूसरा वेक्टर क्या है, वी है। अब इन दोनों का सम जो है वो तीसरा वेक्टर है, दैट इज़ आर। ठीक है, तो हमको इस एडिशन को हमको एक्स और वाई कंपोनेंट में दिखलाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ए का जो ये एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा इसको क्या कहेंगे, एक्स कंपोनेंट, दैट इज ए एक्स हो जाएगा ये। उसी तरह से यहाँ बी से एक कंपोनेंट कर दिया, बी से परपेंडिकुलर यहाँ डाला, तो ये जो बी का कंपोनेंट यहाँ आया ये क्या हो गया, बी एक्स हो गया। ये क्या है, ये बी एक्स है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बाई एक्सिस पे। ठीक है, फिर यहाँ किया ऐसे, तो ये ए का कंपोनेंट हो गया, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए वाई। ठीक है, और ये बी
बी का कंपोनेंट कैसे होगा यहाँ, बी बाई, ठीक है। तो हम लोग आर एक्स को क्या लिखेंगे, ये आर का कंपोनेंट, आर ये यहाँ से यहाँ पूरा है, तो आर का जब एक्स एक्सिस पे लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो पूरा मतलब ये ए एक्स प्लस बी एक्स, तो आर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी दिस प्लस दिस, ये पूरे आर का कंपोनेंट होगा। उसी तरह से आर का वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये आर का वाई कंपोनेंट ये क्या होगा, ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक। और हम लोग देख रहे हैं बी का ये कंपोनेंट बी वाई है और ए का कंपोनेंट ए वाई है, ए वाई प्लस बी वाई ये आर वाई के बराबर हो गया, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। अब आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड आर, दैट मीन्स ये क्या होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आर वाई हो गया, यानी ये आर वाई हो गया, ठीक है। इसको आर वाई भी कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं आर एक्स, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, दैट मीन्स आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का रूट अंडर होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह से अगर ये एंगल हम लोग देखें, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर हो गया आर वाई और बेस क्या हो गया आर एक्स, तो ये हम लोग का डायरेक्शन निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर का। तो हम लोगों ने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म में एक वेक्टर एडिशन को भी हम लोग डिनोट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशंस में देखेंगे। ये हम लोग को 2 डायमेंशन में देखा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, हम लोग 3 डायमेंशन में देखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसका रिवीजन करके आएंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर 3 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के। तब तक के लिए बाय बाय।